नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडियो बुक समरी के बारे में। ये बुक है स्टीफन कोवे ने 1989 में द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। उन्होंने इस बुक को लिखा है। इस पुस्तक ने तब से लेकर आज तक आत्म सुधार की दुनिया को बदल कर रख दिया है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। इस अद्भुत पुस्तक में समझाया गया सिद्धांत आपके करियर या जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए उच्च मूल्य का है। इसमें आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संचार के लिए अच्छी आदतों और फायदेमंद टिप्स सीखेंगे। एक बार जब आप इस पुस्तक में उपयोगी और व्यावहारिक बातों को अपना लेंगे, तब आपको कुछ ही समय में बदलाव का अनुभव होगा। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका सही आदतें विकसित करना है। मनुष्य आदतों से भरा प्राणी है। हमारी दिनचर्या हमारे चरित्र को परिभाषित करती है और वे हमारे व्यवहार पर एक अदृश्य छाप डालती है और अदृश्य शक्ति डालती है। और हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी सोच का परिणाम है। इसलिए किसी भी सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को उन चीज़ों को करने के लिए प्रशिक्षित करें जो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। 7 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां हम सभी को अत्यधिक प्रभावी बनने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इन आदतों को हमने सीखने की जरूरत है। प्रतिक्रियाशील के बजाय सक्रिय होना चुनना। किसी को काम को करने से पहले अंत की कल्पना करना। हमारी प्राथमिकताएं तय करना। सभी लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है इसकी तलाश करना। दूसरों को पहले समझना ताकि वे हमें समझ सकें। बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ काम करना। एक प्रभावी प्रणाली को चलाना। समय निकाल कर अपने काम को रिचार्ज करना। असली बदलाव खुद से आता है। सफल होने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और जानने की आवश्यकता पर बहुत कुछ लिखा गया। 1776 में स्टीफन कोवे ने पाया कि साहित्य को 2 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जो लोग व्यक्तित्व को बढ़ावा देते हैं और जो लोग चरित्र नैतिक सिखाते हैं। सतत परिवर्तन चरित्र परिवर्तन से होता है, न कि व्यवहार परिवर्तन से। व्यक्तित्व नैतिकता का तरीका कमज़ोर है। यह विधि आकर्षक है क्योंकि यह जल्दी सुधार प्रदान करती है। जीवन काल में अत्यधिक प्रभावी होने के लिए आप में अधिक भरोसेमंद दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चरित्र नैतिकता एक मार्ग है जो हमें स्थायी विकास और लगातार सफलता की ओर ले जाता है। हमारे चरित्र पर काम करना आसान नहीं है। हमारी दिव्य दृष्टि, विश्वास प्रणाली और आदतों को स्थायी सफलता के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए निष्ठा, ईमानदारी जैसे गुण केवल भीतर से ही आ सकते हैं। वह सीखने की तकनीक नहीं है। चरित्र परिवर्तन के लिए एक बदलाव महत्वपूर्ण है। प्रतिमान वह फिल्टर है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। जो लोग और 2 लोग एक भीड़ को देखते हुए भी वे पूरी तरह से अलग चीज़ें देख सकते हैं, ये उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रतिमान का कार्य है। नकारात्मक प्रतिमान वाले व्यक्ति में लगातार नकारात्मकता दिखती जाएगी, जबकि सकारात्मक प्रतिमान वाले व्यक्ति को दर्द में भी आराम मिलेगा। प्रतिमान हमारे चरित्र को निर्धारित करता है। सफल होने के लिए आपके पास एक विश्व दृष्टि होना चाहिए। आदत 1 से 7 तक का विश्लेषण। सक्रिय होना। पहली आदत हमें प्रतिक्रिया के बजाय सक्रियता को अपनाने की बात करती है। सक्रिय होना हमें जानवरों से अलग करता है जो बस हमारी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। अन्य जानवर केवल अपने आनुवंशिक प्रोग्राम के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति के गुलाम नहीं है। हम उन चीज़ों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका जवाब दे सकते हैं जो हमारे साथ होती है। दुर्भाग्य से हम में से कई अभी भी सक्रिय होने के बजाय प्रतिक्रियाशील होना पसंद करते हैं। प्रतिक्रियाशील लोगों का व्यवहार और भावनाएं बाहरी परिस्थिति और भावनाओं से निर्धारित होती है। जब कोई आपसे अपना वादा निभाने में विफल रहता है तो वह आपको बुरे मनस्थिति में डाल देता है। प्रतिक्रियाशील लोग जिम्मेदारी लेने में भी विफल होते हैं। जब चीज़ें नियोजित नहीं होती है तो वे अन्य लोगों का या बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। सक्रिय लोगों का मानना है कि उनका मनस्थिति या व्यवहार उनके आंतरिक इंजीनियरिंग का एक कार्य है। असफलता के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय वे आगे का रास्ता तलाशते हैं। वे जीवन को 2 संकेंद्रित व्रतों के रूप में देखते हैं, अर्थात चिंता का व्रत और प्रभाव का व्रत। चिंता का व्रत उन चीज़ों से भरा होता है जिनके बारे में हम चिंता करते हैं। हमें जिन खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता है, वे ऋण जिन्हें हमें वापस करने की आवश्यकता है, मौसम की स्थिति, बदलते आर्थिक स्थिति आदि। यह व्रत काफ़ी बड़ा है। हालांकि इस व्रत के अंदर एक छोटा व्रत है जिसे सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है।
इस छोटे व्रत में वे चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करने से इसका विस्तार होता है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, तो जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप जिन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं वे घट जाएंगे। सक्रिय लोग अपने प्रभाव के व्रत का विस्तार करने और चिंता के अपने व्रत को सिकोड़ने का काम करते हैं। सक्रियता आपको सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों में एक उच्च सक्षम व्यक्ति बना देगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्टर फ्रैंकल को जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया गया था। अपनी जेल की यातनाओं और अपमानजनक स्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देना चुना। उनका पूरा ध्यान अपने दिमाग पर था, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी चीज़ थी जिसे वह नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने एक बेहतर दुनिया में अपने भविष्य के बारे में सोचा। उन्होंने खुशहाल जीवन में के बारे में सोचा और ये सोचा कि कैसे वह अपने अनुभव को दूसरों को सुनाएंगे। उनकी विचार की स्वतंत्रता अन्य कैदियों, यहाँ तक कि कुछ पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया। आप 30 दिनों के लिए एक सक्रियता चुनौती ले सकते हैं। जब आप अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष देने के लिए भावुक होते हैं, तो जिम्मेदारी लेना चुनें। दोष देने के बजाय प्रभावी समाधान खोजने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। याद रखें कि वास्तविक समस्या समस्या नहीं है, बल्कि समस्या के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। मन में कार्य समाप्ति का विचार लेकर प्रारंभ करें। हम 2 बार चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम अपने दिमाग में विचार की कल्पना करते हैं, फिर हम वास्तविक दुनिया में उसी योजना को निष्पादित करते हैं। हम जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में पहले विचार किए बिना कार्य करना हमारे लिए बहुत महंगा हो सकता है। घर बनाने से पहले, कार्य को अंजाम देने से पहले कमरे, आकार और अन्य जटिल विवरणों की संख्या को निर्दिष्ट करने के लिए एक योजना तैयार की जाती है। यदि आप सावधान योजना के बिना किसी इमारत को खड़ा करने के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। जीतने के लिए आपको कल्पना करनी चाहिए कि आपके लिए जीतने का क्या मतलब है, और फिर काम करना शुरू कर दें। उचित योजना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की कुंजी है। अपने अंतिम लक्ष्यों को लिखें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को चिह्नित करें। शुरू करने से पहले अंत को देखें। समय से पहले बाधाओं और योजना समाधानों को अनुमान लगाएं। महान खिलाड़ी स्वीकार करते हैं कि वे प्रतियोगिता की कल्पना करते हैं और समय से पहले जीतने की योजना बनाते हैं। यह उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जल्दी न करें, पहले योजना बनाएं, तैयार रहें और फिर ये शुरू करें। यदि आप आज मर जाते तो क्या आप चाहते थे कि लोग आपके अंतिम संस्कार में कहें आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? आपके निकटतम लोगों का आपके बारे में क्या कहना है? हम में से कई लोग कुशलता से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं। हम ऐसे लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं जो अंत में मायने नहीं रखते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपका लक्ष्य बदलते रह जाता है। कुशल होना कम समय में ज़्यादा करना है। अपने स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना काम करना खतरनाक बन सकता है। इससे आप प्रगति तो कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। ये एक सीढ़ी पर चढ़ने जैसा है जिसे गलत दीवार के सहारे रखा गया है। प्रभावी होना उन चीज़ों का पीछा करना है जो मायने रखती है, और ये समझना कि बाकी सब समय और मेहनत की बर्बादी है। उत्पादक लोग बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। वे अपने संसाधनों को सही जगह निवेश करते हैं। तीसरा, प्राथमिकता वाली चीज़ें पहले करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान खींचती है। यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो जो चीज़ें मायने नहीं रखती वैसे चीज़ें को जो मायने रखती है की जगह ले लेगी। उन चीज़ों के बीच अंतर जाने जो भी अभी करना है और जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की आदत डालें। चुनौती समय प्रबंधन की नहीं बल्कि खुद के प्रबंधन की है। चौथी, सबकी जीत की सोचें। लोगों के साथ आपकी बातचीत में ऐसे परिणाम की तलाश करें जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। ज़्यादातर स्थितियों में जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम दूसरों पर बढ़त बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जीतने के लिए किसी और को हारना होगा, पर यह एक गलत प्रतिमान है। जब हम सभी की जीत के बारे में सोचते हैं तो हम सकारात्मक संबंध बनाते हैं जो लंबे समय में अत्यधिक फायदेमंद होगा। सुनिश्चित करें कि हर कोई जीत हासिल करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ग्राहक के साथ सौदा करते हैं और उनसे अधिक कीमत की मांग करते हैं, तो वे इस समय भुगतान करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद वे किसी और दुकान से खरीदारी करने जा सकते हैं। हालांकि यदि आप ऐसा शुल्क लेते हैं जो दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक है, तो आपके पास दीर्घकाल के लिए
एक ग्राहक होगा। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि साझेदारी किस चीज़ का उत्पादन कर सकता है। जीत की मानसिकता रखने के लिए हमें संवेदनशील और धैर्यवान बनने की ज़रूरत है। ये आदत परस्पर विश्वास का माहौल बनाएंगे जो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता या काम पर सहयोगी के साथ अपने रिश्ते में एक जीत जीत की स्थिति प्राप्त करने के लिए आप इस आदत का उपयोग कर सकते हैं। उनसे नए समझौते की कोशिश के बारे में बात करें और कार्रवाई करें। सहानुभूति और उत्कृष्ट सुनने के कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमें उन स्थितियों के लिए जीत जीत के समाधान में मदद करेगा। जब हम स्वार्थी होने, सहानुभूति के साथ नहीं सुनने या अपने वादों को तोड़ने जैसे कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम इस मौके को गंवा देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है लोगों को समझने की है। हमें दूसरे लोगों को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वे बदले में हमें समझेंगे। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे प्यार करते हैं, भले ही आप उस चीज़ के प्रशंसक न हो। जब आप गलतियां करते हैं तो आपको बस ईमानदार होने और अपनी माफ़ी के साथ वास्तविक होने की आवश्यकता है। पहले दूसरों को समझें, फिर दूसरों से अपेक्षा करें। आपको कैसा लगेगा जब डॉक्टर आपकी बात सुने बिना आपके हाथों में कुछ दवाई दे दे? क्या होगा अगर आंखों का डॉक्टर आपकी आंखों का परीक्षण किए बिना चश्मा दे दे? वास्तव में आप उनकी बातों और राय को संदेह के साथ लेंगे। लेकिन हम यह हर समय दूसरों के साथ करते हैं। हम शायद ही दूसरों को समझने के लिए सुनते हैं, बल्कि हम सिर्फ जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। हम बिना समझे अपनी परिस्थिति और सोच उनके सामने रख देते हैं। यदि हम अन्य लोगों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालना चाहते हैं तो सहानुभूति के साथ सुनना एक आवश्यक कौशल है। आपको यह महसूस करने की आवश्यकता है कि वे क्या महसूस करते हैं और कैसे सोच रहे हैं। संचार विशेषज्ञ बताते हैं कि हम जो कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज की भाषा में छिपा होता है। शरीर की भी अपनी एक भाषा होती है। इसका मतलब है कि हमें लोगों को देखने और गैर मौखिक संकेतों और ध्वनियों को सुनने की ज़रूरत है जो वे वास्तविक शब्दों के अलावा बनाते हैं। कभी कभी हमें शब्दों को अनदेखा करने की आवश्यकता होती है। सहानुभूति के साथ सुनने की कौशल हासिल करना कठिन है, पर यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दूसरों के साथ तालमेल कायम रखें। सम्मानजनक और खुला विचार होना तालमेल के लिए आवश्यक तत्व है। हमारे सोच में अंतर तालमेल को कठिन बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने मतभेदों को स्वीकार करते हैं और व्यक्तिगत विशेषता को पहचानने के लिए तैयार हैं तो तालमेल की शक्ति को कायम रखना संभव हो सकता है। हमें एक ही तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है और न ही हम में समान ताकत और कमजोरियाँ होने की ज़रूरत है। सिनर्जी तालमेल करने के लिए आत्मविश्वास की ही आवश्यकता होती है। हमें खुले दिमाग से रहने की ज़रूरत है। अगर हम खुले दिमाग के साथ आत्मविश्वास को जोड़ते हैं और उनके विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं तब हम उन लोगों के साथ हमारे संबंधों में तालमेल पा सकते हैं जिनसे हमें कठिनाई होती है। दूसरों को सुनने और उनके विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने से हम उनके साथ सार्थक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे की धार तेज करने का समय निकालें। अत्यधिक प्रभावी बने रहने के लिए और अपने शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को बेहतर करने के लिए समय निकालें। अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए हम अपने बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय निकालना चाहिए। ये आरी को तेज करने जैसा है। जब लकड़हारे पेड़ों को काटते हैं तो वे आरी को तेज करने में समय लेते हैं ताकि वे प्रभावी रह सकें। आरी को तेज करने में लगा समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये एक सार्थक निवेश है। लकड़हारा जो अपनी आरी को तेज करने के लिए नहीं रुकता, वह उस लकड़हारे से पेड़ काटने में पीछे रह जाता है जो अपनी आरी को तेज करने के लिए रुकता है। मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में के चार आयाम हैं जिन्हें तेज रखने की आवश्यकता है। वह है शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक आयाम। शारीरिक रूप से हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम क्या खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और हमारे जीवन में तनाव केवल स्वस्थ मात्रा में ही हो। आध्यात्मिक रूप दिमागी ध्यान, प्रार्थना हमारे मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है। हमारे प्रतिमानों की जांच करना आवश्यक अभ्यास है। मानसिक रूप से हमें अपने पसंद की चीज़ों को करने और अच्छी पुस्तकों पढ़ने की आवश्यकता है। हम टीवी देखने में जो समय बिताते हैं उसमें कटौती करके उसे कुछ उपयोगी बना सकते हैं। इसका जर्नलिंग, कविता या पत्र लिखना कुछ उदाहरण है। हम अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए आयोजनों की योजना बनाने और अन्य आयोजनों में भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक रूप से हम स्वस्थ संबंध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अन्य लोगों को शामिल करने वाली गतिविधियों में भाग लें और उन्हें सच्चा प्यार दिखाएं। सभी के साथ शांति से रहने का प्रयास करें। अपनी ताकत को प्रतिबिंबित और नवीनीकृत करने के लिए समय निकालें। यदि हम स्थायी प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें
स्वस्थ आदतों को विकसित करने की आवश्यकता है जो हमारे सफल जीवन को सही दिशा में रखेगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये ऑडियो बुक अच्छी लगी, ऑडियो बुक समरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, और इस बुक को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए, यही